नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिति। और मैं हितेश भाई। हम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के छात्र हैं। हमने ये प्रयास किया है कि हम धीरूभाई अंबानी वर्सेस मानू मानिक एंड बियर कार्टेल्स का स्टोरी आप तक सरल भाषा में पहुंचा पाएं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप ये सब कुछ समझ पाएं। उस स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएं। ये कहानी शुरू होती है 1977 में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का IPO धीरूभाई अंबानी ने लॉन्च किया था। ये IPO ओवर सब्सक्राइब था 7 गुना से। तब से अभी तक इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करके दी है। IPO में एक शेयर की फेस वैल्यू थी ₹10 और अभी 2022 में इसकी वैल्यू है 2400। ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से भी एक है। पहले ही एक साल में ये IPO का प्राइस ₹10 से ₹50 तक पहुंच गया था। मतलब पहले ही एक साल में ये 5 गुना बढ़ गया था। अगले 2 सालों में ये 10 गुना से बढ़ गया था। देखते ही देखते रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन गई। IPO के बाद रिलायंस फ्रीक्वेंटली मनी रेज करता था थ्रू कन्वर्टेबल एंड पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसका मतलब है कि रिलायंस डेट लेता था इस डिबेंचर्स के थ्रू एंड एक्सपायरी डेट होने के बाद ये डिबेंचर्स ऑटोमेटिकली शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते थे। उसी तरह पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में कुछ डिबेंचर्स शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिलायंस अपने आप को ऐसे ही फंड करता था क्योंकि इन कन्वर्टेबल एंड पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का अमाउंट बहुत ही बड़ा था। तो उस टाइम मनी मार्केट के कार्टेल के रेडार में धीरूभाई अंबानी आ गए। इन कार्टेल्स में फॉरेन बैंक्स भी शामिल होते थे और ये कार्टेल बहुत ही खतरनाक होता था क्योंकि रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ता ही जा रहा था और लिस्टिंग के 5-6 सालों में ये 18 गुना बढ़ गया था। बियर कार्टेल्स ने यह मौका देखा और शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाने का सोचा और इसी तरह धीरूभाई अंबानी के खिलाफ एक प्लान पकना शुरू हो गया था। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला, 1982 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने राइट्स का इशू किया फॉर पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। उस समय ही ऐसे एक रूमर चल रहा था कि रिलायंस राइट इशू को सक्सेसफुल करने के लिए अपनी वैल्यूएशन के लिए अपने शेयर्स को आर्टिफिशियली पंप कर रहा था। इसका दूसरा कारण था कि धीरूभाई अंबानी एक रैग्स टू रिचेस स्टोरी का एग्जाम्पल बन गए थे और वो आम आदमी की नज़रों में एक बहुत बड़े स्टार बन गए थे। यही नहीं, वो अपने इन्वेस्टर्स का भी बहुत ख्याल रखते थे एंड इसी वजह से उन्हें शेयर मार्केट का किंग और इन्वेस्टर्स का राजा माना जाता है। धीरूभाई अंबानी की यही लोकप्रियता बियर कार्टेल की आंखों में चुभने लगी थी। इन्हीं बियर कार्टेल में एक इंसान थे, मानू मानिक। एंड अब हितेश आपको बताएगा कि ये कौन थे और इनका इस कहानी में क्या रोल था। आइए दोस्तों, अब हम एक नज़र मनु मानिक के जीवन पर भी डालते हैं। इनका जन्म 1948 से 1952 के बीच में हुआ। ये 1980s के ज़माने में स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े ट्रेडर्स में से एक थे। ये शॉर्ट सेलिंग करके अपना पैसा कमाया करते थे। शॉर्ट सेलिंग का अर्थ ये है कि जब किसी शेयर का दाम गिरता था तो ये अपना प्रॉफिट बुक किया करते थे। आपको जान के हैरत हो रही होगी ना कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अभी थोड़ी ही देर में हम समझेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। आरोप तो ये भी लगते हैं कि ये कार्टेल के फॉर्म में काम किया करते थे। कार्टेल का अर्थ ये हुआ कि इन्होंने अपने साथ और भी कुछ ट्रेडर्स को मिलाया हुआ था और ये सब मिलके साथ में पोजीशन लिया करते थे। इसका मतलब है कि अगर इन्हें शेयर्स बेचने हैं तो ये ट्रेडर्स मिलके ऑलमोस्ट आगे पीछे ही शेयर्स बेचेंगे मार्केट में और इससे होगा ये कि सप्लाई उस पर्टिकुलर शेयर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और खरीदने वाले कम होंगे रिलेटिवली, तो उसका दाम नीचे गिरने लग जाएगा। हालांकि ये भी जानना ज़रूरी है कि आज तक इन्हें एक भी फाइनेंशियल क्राइम में बुक नहीं किया जा सका है और ऐसा भी माना जाता है कि ये बहुत ही प्राइवेट इंसान थे, बहुत ही सीक्रेटली काम करना पसंद करते थे। ज़्यादा मीडिया में आना इन्हें पसंद नहीं था
और इसी कारण से आपको उस ज़माने के और बहुत सारे ट्रेडर्स की फ़ोटोज़ मिल जाएंगी इंटरनेट पर इंटरनेट पे एक भी वेरीफाइड तस्वीर मनु मानिक की अवेलेबल नहीं है। तो अगेन हमें इससे पता चलता है कि ये कितने ही प्राइवेट इंसान थे। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में और कैसे आप शॉर्ट सेलिंग से जब किसी शेयर का दाम गिर रहा है तब भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप बेचते तो हाई प्राइस में हैं, पर क्योंकि आपने एक अंदाज़ा लगा लिया है कि जल्दी ही प्राइस गिरने वाला है, तो जो विंडो आपको मिलती है डिलीवरी देने से पहले पहले एक विंडो मिलती है, तो उसी विंडो के अंदर अंदर आप उन शेयर्स को सस्ते दाम में वापस खरीद लेते हैं, जिससे कि नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है, आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है। अगर आपको थोड़ा टेक्निकल लग रहा है तो अभी हम एक न्यूमेरिकल लेके भी समझने वाले हैं, जिससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो। तो दोस्तों ऐसा मान लो कि आपने एक दिन शेयर्स बेचे और जो उनकी क्वांटिटी थी वो 100 शेयर्स थी। अब जो ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है उसमें 100 शेयर्स की क्वांटिटी माइनस में लग गई, और अभी जो विंडो मिलती है इंडिया में वो एक दिन की होती है। तो मान लीजिए कि आपने 100 शेयर्स शॉर्ट सेल करे, तो उस एक दिन खत्म होने के बाद आपको एक्सचेंज को डिलीवरी देनी है उन शेयर्स की। तो अगर आप उस एक दिन के अंदर अंदर यानी कि दिन के अंत से पहले 3:30 बजे से पहले पहले उतनी ही क्वांटिटी मार्केट से वापस बाय कर लेंगे, तो आपका जो शेयर्स की क्वांटिटी के टर्म्स में नेट इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा, और इसी नेट इफेक्ट के जीरो होने को कहते हैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाना। तो इस तरीके से जो आपकी लायबिलिटी बनती 100 शेयर्स बेचने पे, यानी कि आपको अगले दिन एक्सचेंज को डिलीवर करना होता 100 शेयर्स, बट क्योंकि उसी विंडो के अंदर अंदर आपने वापस खरीद भी लिए मार्केट से 100 शेयर्स, तो जो नेट इफेक्ट है वो जीरो हो गया। समझने के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपने आज शेयर्स बेचे और अब कल आपको जाके उनकी डिलीवरी देनी है, लेकिन आपके पास शेयर्स तो नहीं है। अब आपने क्या किया कि आज ही यानी कि आज के विंडो के अंदर अंदर ही 100 शेयर्स वापस मार्केट से खरीद लिए, तो जो आपके पास शेयर्स नहीं थे उतने ही आपने खरीद लिए। तो ऐसे सोचने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं बिल्कुल कि एक्सचेंज क्या करेगा कि जो शेयर्स आपके पास नहीं थे 100 है ना, उतनी ही क्वांटिटी आपने मार्केट से ले ली वापस। तो अब वही वो जो आपने क्वांटिटी खरीदी है उनको ही एक्सचेंज आगे पास ऑन कर देगा उस ट्रेडर को या उस इंसान को जिसने आपसे सबसे पहले 100 शेयर्स खरीदे थे सबसे पहली ट्रांजैक्शन में। और ऐसे काम करता है शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें दोस्तों ये जरूरी है कि जो विंडो आपको मिली हुई है डिलीवरी से पहले की, उस विंडो के अंदर अंदर ही आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, वो नेट इफेक्ट जीरो करना है। अब ये विंडो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, एक्सचेंज टू एक्सचेंज, कंट्रीज टू कंट्रीज। आजकल इंडिया में आपको एक दिन मिलता है, यानी कि सेम डे ही करना पड़ेगा आपको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ। उस जमाने में जब रिलायंस और मनु मानिक की कहानी की हम बात कर रहे हैं, तो उस जमाने में ये विंडो 14 डेज की हुआ करती है। न्यूमेरिकल लेके भी समझ लेते हैं जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाए। ऐसा मान लेते हैं कि आपने एक रिसर्च करी जिससे आपको ये अंदाजा लगा कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है एबीसी लिमिटेड के शेयर्स का, उससे 3% तक गिर सकता है मार्केट प्राइस दिन के एंड तक। अब इसकी कई वजहें हो सकती हैं। मान लीजिए कि कोई न्यूज़ आई है, कंपनी को इशू चल रहा है, कोई मैनेजमेंट का इशू चल रहा है, या बड़ी सारी तमाम वजहें हो सकती हैं, पर आपकी रिसर्च ऐसा सजेस्ट कर रही है। तो आप क्या करेंगे, करंट मार्केट प्राइस पे बेच देंगे कुछ क्वांटिटी शेयर की। हमारे एग्जांपल में हमने सिंप्लीफाई करने के लिए एक ही शेयर लिया है, तो एक शेयर आपने 100 रुपीज़ पे बेच दिया जो कि करंट मार्केट प्राइस है। अब दिन खत्म होने से पहले पहले, मतलब यहाँ पे एग्जांपल में 3 बजे, जैसे ही 3% गिर गया प्राइस, जो आपका इनिशियली आपने जो सोचा था, अब गिर के 97 रुपीज़ हो गया, तो आपने उतनी ही क्वांटिटी में या उतनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर वापस खरीद लिया मार्केट से। तो शेयर्स की क्वांटिटी के टर्म्स में तो आपने एक शेयर बेचा और एक खरीदा, तो नेट इफेक्ट जीरो हो गया। पर क्योंकि प्राइस डिफरेंस था, तो जो बीच का प्राइस डिफरेंस है जो कि 3 रुपए का है, वो आपका प्रॉफिट पर शेयर बन गया। और दोस्तों ऐसे करी जाती है शॉर्ट सेलिंग। तो क्या प्लान था मानू मानिक का? उनका प्लान था कि रिलायंस में शॉर्ट पोजीशन लेके शेयर प्राइस गिराना है। शेयर प्राइस गिरने से उनका जो
डिबेंचर्स का इशू है वो फेल करवाना है, एंड लास्टली जो पोजीशंस उनने शॉर्ट करी हैं उसमें स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक करना है। इससे बियर कार्टेल में फ़ायदा ही फ़ायदा और धीरूभाई अंबानी की इमेज एंड रिस्पेक्ट ख़राब हो जाएगी। सबसे पहले कोलकाता बियर कार्टेल्स ने बेचने शुरू किया। इस शॉर्ट सेलिंग के वजह से रिलायंस के शेयर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने लग गया। बियर्स ने 3,50,000 शेयर्स बेचे थे और फाइनली इस शेयर प्राइस 60 से 8% तक गिर गया। लेकिन इसके बाद एक बहुत अनोखी चीज़ हुई। फिर से शेयर्स खरीदे जा रहे थे, मार्केट में एक बाइंग वेव आ गई थी। अब आते हैं इस कहानी के हीरो पे, धीरूभाई अंबानी। जैसे ही रिलायंस का प्राइस कम होने लग गया, उन्हें शक हो गया कि इसमें ज़रूर बियर कार्टेल का कोई हाथ है। रिलायंस के इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ही लॉयल थे। उनका ये मानना था कि कुछ होए या ना होए, बट धीरूभाई अंबानी कभी उनका नुकसान होने नहीं देंगे। इस वजह से धीरूभाई अंबानी को पहले ही पता चल गया कि क्या हो रहा है और उन्होंने इन बियर कार्टेल्स के अगेंस्ट एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने रिलायंस के फॉरेन इन्वेस्टर्स को कॉल किया, जिन्होंने रिलायंस के शेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया ताकि रिलायंस के शेयर्स का सप्लाई ना बढ़े मार्केट में। इस वजह से फिर से वो बाइंग वेव आ गई और रिलायंस के शेयर का प्राइस फिर से बढ़ने लगा। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि बेयर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा शेयर्स शॉर्ट सेल कर देते हैं, 3.5 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स बेच डालते हैं। और ओरिजिनली उन्होंने सोचा था कि प्राइस क्रैश कर जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। सिर्फ 7 से 8% ही प्राइस गिरता है और उसके बाद प्राइस बढ़ने लग जाता है। पर क्योंकि अब उन्होंने इतने ज़्यादा शेयर शॉर्ट सेल कर दिए थे, तो अब उनको अपनी पोजीशन भी क्लोज करनी थी। और उस ज़माने में 14 डेज के अंदर एक्सपायरी से पहले जो पोजीशन है वो क्लोज करनी पड़ती थी, जिसका एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले शॉर्ट सेलिंग के स्लाइड्स में देखा था। उसी तरीके से जितने शेयर्स उन्होंने शॉर्ट सेल करे हैं उतने उनको मार्केट प्राइस पे खरीदने पड़ेंगे, पर क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा लॉस बुक करना पड़ता अगर वो ये पोजीशन क्लोज करते तो ऐसे में उनको और थोड़ा टाइम चाहिए था और थोड़े दिन चाहिए थे। पर एक्सचेंज की तरफ से तो सिर्फ 14 डेज की विंडो ही थी। तो इस सिचुएशन में वो यूज़ करते हैं बदला सिस्टम का। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि बदला सिस्टम क्या होता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि इसी एग्जांपल में जैसे 14 डेज का टाइम पीरियड है बेयर्स के पास अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए, लेकिन उनको थोड़ा और ज़्यादा टाइम चाहिए। तो वो क्या करेंगे कि ऐसे किसी इंसान के पास जाएंगे जिसके पास पहले से शेयर्स पड़े हों उसी कंपनी के, जैसे रिलायंस के पहले से शेयर्स पड़े हों, और वो उस इंसान से बोलेंगे कि हमारी ट्रांजैक्शन के लिए शेयर्स की, उसके लिए आप अपने शेयर्स दे दो। एक तरीके से जो हमारी ट्रांजैक्शन है, जो शेयर्स की डिलीवरी है, उसको फाइनेंस कर दो जो आपके पास ऑलरेडी शेयर्स पड़े हुए हैं उसके थ्रू, और बदले में फिर हम आपको जो है शेयर्स भी वापस करेंगे और साथ में उसके ऊपर थोड़ा सा परसेंटेज बेसिस पे इंटरेस्ट लिया, जिसे तब कहा जाता था उल्टा बदला। एक तरीके से प्रीमियम हो गया क्योंकि परसेंटेज बेसिस में कैलकुलेट किया जाता था। और जो थर्ड इंसान है उसको वो उसी विंडो के अंदर, यानी कि अब अगले 14 डेज में वो जो थर्ड पार्टी है उसको शेयर्स दे देंगे जिसने अभी करेंटली उनकी ओरिजिनल शॉर्ट सेलिंग वाली ट्रांजैक्शन को अपने शेयर से एक तरीके से फाइनेंस कर दिया डिलीवरी देके। तो यही हुआ दोस्तों। पहले वो एक इंसान के पास गए, उससे जो है ये उल्टा बदला वाली डील करी। फिर उसके बाद तब भी प्राइस मतलब थोड़े दिन निकले तब भी प्राइस नीचे नहीं आया। फिर वो किसी दूसरे इंसान के पास गए, फिर तीसरे, और ऐसे करते करते यूजुअली जो उल्टा बदला है वो 0.5% और बड़ा कम हुआ करता था बेसिकली, पर ऐसे करते करते इनके केस में उल्टा बदला 25% तक पहुंच गया। तो अब बेयर्स के लिए दोनों तरफ ही बहुत ज्यादा लॉस वाली सिचुएशन थी। एक तरफ तो उनको इतना ज्यादा उल्टा बदला देना पड़ रहा था, और दूसरी तरफ अगर वो अपना लॉस बुक करते तो फिर क्योंकि शेयर प्राइस भी बहुत ज्यादा मतलब पहले से ज्यादा है तो उनको तब भी काफी अच्छा खासा लॉस होता है। और जब ये न्यूज आती है कि बेयर्स की हार हो रही है तो बाकी सारे ट्रेडर्स भी रिलायंस के शेयर्स
को लेके बुलिश हो जाते हैं और एक बाइंग वेव आ जाती है। और तभी होता ये है कि अपने लिस्टिंग डेट से लेके उस टाइम तक रिलायंस अपने पीक प्राइस को टच करता है, जो कि 201 रुपीज़ था और लिस्टिंग प्राइस था 10 रुपीज़, और इसी के साथ बेयर्स की हार होती है। धीरूभाई अंबानी जानते थे कि उनके इन्वेस्टर्स उनको बहुत ट्रस्ट करते हैं एंड वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ एक ट्रस्टेड रिलेशनशिप रखना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी किसी को भी नुकसान हो। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस खुद स्टार्ट किया था एंड उस टाइम पे जो बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने बैंक्स और बड़े प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स को मना किया था धीरूभाई अंबानी को फंड्स देने के लिए। इस वजह से धीरूभाई अंबानी का बिजनेस चल तो रहा था बट वो एक्सपैंड नहीं हो पा रहा था। इसी टाइम पे धीरूभाई अंबानी ने IPO लॉन्च किया था और उन्होंने जनता को प्रॉमिस किया था कि अगर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे तो धीरूभाई अंबानी उनका पैसा कभी डूबने नहीं देंगे। जब किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया था तब जनता ने उन्हें सपोर्ट दिया था और इसलिए वो हमेशा जनता से कनेक्टेड फील करते थे। जब ये अटैक हुआ था तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हुआ था। उन्होंने ये फिर अपने ऊपर ले लिया था बियर कार्टल्स को एक सबक सिखाने के लिए। ये कहानी बहुत ही सुंदर है एंड हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी लगी हो।